हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, जिसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया था और जिसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो मिली थी वो मिली थी ₹3,350। अब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे मैं जो हूँ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट में मोडी मेथड भी बोला जाता है, या उसी मेथड का दूसरा नाम है यूवी मेथड, राइट। तो ये मेथड जो है ऑप्टिमैलिटी की इसलिए हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला है वही ऑप्टिमल है या उससे भी बेहतर सॉल्यूशन पॉसिबल है। कहने का मतलब ये कि जो मेरे पास अवेलेबल सॉल्यूशन है ₹3,350 का, उसमें इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस है क्या, ये चेक करने के लिए हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं, राइट। अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो सॉल्यूशन हमें मिला है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और ये जो है ना 250, देन 50, देन 200, देन 50, देन 150, देन अगेन 150, इनको बोला जाता है इंडिविजुअल अलोकेशंस या फिर पॉजिटिव अलोकेशंस। और जहाँ पर ये अलोकेशन हुआ है, राइट, जैसे ये सेल में हुआ है, देन ये सेल में हुआ है, देन ये सेल में, देन दिस एंड फाइनली दिस, इन सेल्स को बोला जाता है बेसिक सेल्स। और जहाँ पर किसी भी तरह का अलोकेशन नहीं हुआ है, लाइकवाइज दिस 3 सेल्स, देन ये सेल, देन ये 2 सेल, इनको बोला जाता है नॉन बेसिक सेल्स या फिर एम्प्टी सेल्स बोला जाता है, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं आगे कि ऑप्टिमैलिटी की मेथड कैसे अप्लाई की जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को नॉन डिजनरेसी के लिए, राइट। आपको अगर फर्स्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी के बीच का फ़र्क बताया था। अगर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, इतने अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव अलोकेशंस या इंडिविजुअल अलोकेशंस होते हैं एग्जैक्टली उतने ही, तो मैं उसे बोलूँगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो नॉन डिजनरेट टाइप का है। बट अगर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, इससे अगर कम अलोकेशंस होते हैं, पॉजिटिव अलोकेशंस होते हैं, तो उसे मैं बोलूँगा डिजनरेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन नॉन डिजनरेट है या डिजनरेट है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप जो रहती है या सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रहती है नॉन डिजनरेसी चेक करने की रहती है, उसमें ये रहता है कि m + n - 1 यानी कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 जो है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉजिटिव अलोकेशंस के इक्वल होने चाहिए। अगर है तो वो सॉल्यूशन तुम्हारा नॉन डिजनरेट है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर m + n - 1, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज 3 है, प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 और ये डमी 4, मतलब 3 + 4 7 -1, मतलब कितना आना चाहिए आंसर 6। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली पॉजिटिव अलोकेशंस या इंडिविजुअल अलोकेशंस जो है वो 6 है या नहीं। 1, 2, देन 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मुझे मिला है वो किस टाइप का है, नॉन डिजनरेट टाइप का, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब दूसरा देखते हैं, दिस अलोकेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट पोजीशन, ये बहुत ज़रूरी है। अब इंडिपेंडेंट पोजीशन का मीनिंग समझना होगा, ठीक है। अब मैंने रैंडमली इसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ 2 एग्जांपल्स लिए। इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, इनिशियल सोल्यूशन, उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट पोजीशंस को या नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशंस को चेक किया जाता है, ठीक है। अब देखो चेक करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ इस सेल को, ठीक है, या इस पर्टिकुलर सेल में जो अलोकेशन है उसको चूज़ करता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट पोजीशन में ध्यान में रखना है, लूप फॉर्म करना पड़ता है। लूप का मतलब होता है एक क्लोज साइकिल बननी चाहिए, जैसे लाइकवाइज दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, इस तरह की क्लोज साइकिल। डजंट मैटर कि रेक्टेंगुलर ही शेप होना चाहिए, किसी भी तरह का इरेगुलर शेप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसकी कंडीशन ये है कि अलोकेटेड सेल से स्टार्ट करना पड़ता है और अल्टरनेटली हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड सो ऑन लाइंस यूज़ करके हमें लूप बनाना पड़ता है। बट सारे के सारे जो लाइंस है वो अलोकेटेड पॉजिटिव अलोकेशन से ही पास होनी चाहिए। अब मैं ये लूप फॉर्म किया, बट इस पर्टिकुलर सेल में तो किसी भी तरह का अलोकेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये लूप नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो अलोकेशन है ये इंडिपेंडेंट। लाइकवाइज आप सारे चेक कर लो, इसको चूज़ कर लो, देखो कि एक क्लोज साइकिल या क्लोज लूप बनती है क्या। जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से नीचे आऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, देन यहाँ से नीचे आऊँगा,
आगे जाऊंगा, ठीक है। अब नीचे आने के लिए कोई अलोकेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है। लाइकवाइज इस तरह से जो है इंडिपेंडेंट पोजीशन चेक की जाती है। अब जब मैं आपको नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशंस बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली लूप क्या होता है और किसे इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा अच्छे से, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं चूज करता हूँ तो इस तरह का लूप फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट पोजीशन है, ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशन है। बट इसको अगर मैं चूज करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन, देन ये एक स्ट्रेट लाइन, देन दिस, इस तरह का एक लूप बन रहा है, क्लोज साइकिल बन रही है। और सारे के सारे क्लोज साइकिल जो बनी है या जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन बनाई है अपन ने, सारे के सारे अलोकेटेड सेल से पास हुई है। इसका मतलब ये नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशंस है, राइट। देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लूप बना है और यहाँ पर देखो कुछ इरेगुलर फॉर्म में बना है, थोड़ा बहुत एल जैसा दिख रहा है, राइट, थोड़ा बहुत एल जैसा दिख रहा है, तो ये भी एक तरह का लूप ही है। तो इसको मैं नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन बोलूँगा क्योंकि लूप फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ये भी कुछ इरेगुलर टाइप का शेप बना है यहाँ पर, तो इसको भी मैं नॉन इंडिपेंडेंट पोजीशन ही बोलूँगा क्योंकि लूप फॉर्म हो रहा है। लूप मतलब एक सिंपल क्लोज्ड साइकिल लाइकवाइज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें या दो प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अपन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो ये वही प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। उसके सॉल्यूशन 250 का अलोकेशन हुआ था जिसको हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व किया था, देन 50, 200, 50, देन 150, 150, ये वही सॉल्यूशन है। और इसी मॉडी मेथड को यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूवी मेथड भी बोला जाता है। अब देखते हैं यूवी मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स है या ये मेरे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो यूवी मेथड में यहाँ पर जो है मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, मतलब हर एक रोज़ की यूवी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, जिसको मैं इस करस्पॉन्डिंग रो को जो वैल्यू रहेंगी यू की उसको मैं u1 बोलूँगा, इसको करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू को मैं u2 बोलूँगा एंड इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैं u3 बोलूँगा। लाइकवाइज v, इस कॉलम को करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैं v1 नाम दूंगा, इस करस्पॉन्डिंग कॉलम के लिए मैं v2 यूज़ करूँगा, देन v3, और इस डमी के लिए मैं v4 यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रैकेट में 4 भी लिखा है, ठीक है। v डमी लिखना थोड़ा ऑड लगता है तो v4 लिखा है मैंने, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं दो कॉलम्स ऐड करता हूँ, एक यू आई नाम का और दूसरा वी जे नाम का। आई स्टैंड्स फॉर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब जितने नंबर ऑफ सोर्सेस रहेंगे उतनी आई की वैल्यूज रहेंगी। फॉर एग्जांपल इस केस में आई कितने रहेंगे, आई 1, देन 2, देन 3, मतलब ये बन जाएगा, ये u1 बन जाएगा, ये u2 बन जाएगा, देन ये u3 बन जाएगा, राइट। लाइकवाइज वीजे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स पे। ये बन जाएगा तुम्हारा जे स्टैंड्स फॉर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने कॉलम्स रहेंगे उतने मैं बढ़ाते चले जाऊंगा। ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, इसको मैं v3 बोलूँगा, इसको v4 बोलूँगा, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना पड़ता है। ये ui और vj की जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उसको दूसरा नाम मोदी मेथड को जो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी दिया गया है, ठीक है। अब चलो, अब सबसे पहले तो ये ui और vj निकालते कैसे, उसके लिए एक रिलेशन रहता है। उस रिलेशन को बोला जाता है Cij इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। यहाँ पर कॉर्नर में जो आपको रिलेशन दिख रहा है ना, ये रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे, ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है वो एप्लीकेबल रहता है सिर्फ अलोकेटेड सेल्स के लिए। अब इसका मीनिंग समझ लो, एप्लीकेबल टू अलोकेटेड सेल्स मतलब क्या होगा। अब देखो, इस सेल्स के लिए अप्लीकेबल रहेगा। अगर मुझे यहाँ पर u1 की वैल्यू निकालनी है या फिर यहाँ पर v1 की वैल्यू निकालनी है तो पॉसिबल है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल की मदद से, यानी कि इस पर्टिकुलर Cij की वैल्यू की मदद से मैं यहाँ पर v2 या फिर यहाँ पर u1 नहीं निकाल पाऊँगा। जहाँ पर पॉजिटिव अलोकेशन हुए हैं उसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम या रो में मैं u1 या u2 निकाल पाऊँगा। अब दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, मुझे Cij की वैल्यू तो पता है, जैसे यहाँ पर इस सेल में 5 है, देन यहाँ पर 4 है, देन 3, 0, 0, 3, 4, 8, 9, 7, 5, 0, लाइकवाइज, राइट। बट ui और vj पूरे के पूरे अननोन है, वो कैसे करेंगे। तो इनिशियली जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको इतना फ्रीडम रहता है कि कोई भी एक ui की u1 की वैल्यू आप अज्यूम करो या फिर u2 की करो या फिर u3 की करो, या आपको अगर लगता है कि v1 की वैल्यू अज्यूम करनी चाहिए तो वो कर सकते हो, v2, v3, v4। आपके पास लिबर्टी रहती है कि
यहाँ पर जो यूज़ की वैल्यू है और यहाँ पर जो वीज़ की वैल्यू है, उसमें से किसी भी एक को आप चूज़ करो और उसकी वैल्यू अज्यूम करो कि वो 0 है, कर सकते हो आप, ठीक है। बट ये लिबर्टी रहती है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको कैलकुलेशन का पार्ट अगर कम करना है तो उस रो में या उस कॉलम में यू आई या फिर वीजे की वैल्यू चूज़ करो, अज्यूम करो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलोकेशन हुए हैं। अब इसका मीनिंग समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर रो को अगर मैं चूज़ करता हूँ सिर्फ एक अलोकेशन हुआ है, इस पर्टिकुलर रो में 3 अलोकेशन हुए हैं, आपको उसका इंपॉर्टेंस जो थोड़ी देर में समझ जाएगा। और इस पर्टिकुलर रो में जो है 2 ही अलोकेशन हुए हैं। इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 अलोकेशन हुए हैं, इस कॉलम में 1 ही हुआ है, इसमें अगेन 2 हुए हैं और इसमें 1 ही हुआ है, राइट। इसका मतलब मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में ज़्यादा अलोकेशन हुए हैं उसी को चूज़ करो, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर रो को आप चूज़ करो। मतलब इस पर्टिकुलर रो को करस्पॉन्डिंग जो यू की वैल्यू है उसको आप 0 अज्यूम करो। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करने जा रहा हूँ U2 की वैल्यू लेटर से 0 है, U2 की वैल्यू जो है मैं अज्यूम किया 0 है। और ये ज़रूरी नहीं कि मैंने U2 की वैल्यू 0 की तो आपने भी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि V1 की वैल्यू 0 करना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लगता है V3 की वैल्यू 0 करना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लगता है U2 की वैल्यू U3 की वैल्यू 0 करनी चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिबर्टी रहती है, आपको जैसे लगता है आप कर सकते हो। अब ये रिलेशन देखो, मैंने U2 की वैल्यू 0 पुट की है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरे पास U2 की वैल्यू, और मैंने कहा था कि ये जो रिलेशन है CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ, ये सिर्फ और सिर्फ अलोकेटेड सेल को एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये कि भले ही मैंने यहाँ पर U2 की वैल्यू चूज़ की है, बट इस सेल को करस्पॉन्डिंग जो V4 का वैल्यू रहेगा वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अलोकेशन नहीं है। मुझे इस U2 से क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो इस सेल को करस्पॉन्डिंग V1, दूसरा इस सेल को करस्पॉन्डिंग V2, और तीसरा इस सेल को करस्पॉन्डिंग V3, ये चूज़ करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं, मैं सैम्पल कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। जैसे U2 0 किया तो CIJ मैं चूज़ करता हूँ कि I की वैल्यू जो है 2 पुट करूँगा और J की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन है, अगर U2 की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ और इस करस्पॉन्डिंग सेल में CIJ की वैल्यू 8 है तो VJ कितना मिलेगा मुझे, 8 में से 0 माइनस कर दो तो 0 ही, तो मुझे 8 ही मिलेगा, राइट। ये देखो मिल गया 8। अब इसको जो है अपन सैम्पल कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो सेकंड रो था इसलिए I की वैल्यू 2 रहेगा, फर्स्ट कॉलम था इसलिए J की वैल्यू 1 रहेगा, और इनिशियली मैंने अज्यूम किया है कि तुम्हारा U2 0 है, जो मैंने डायग्राम में दिखा चुका हूँ, मैट्रिक्स में दिखा चुका हूँ। अब CIJ ये मेरे पास रिलेशन है, तो I की जगह मैं 2 रख दिया, J की जगह मैंने 1 लिया है तो 1 रख दिया, तो ये C21 बन गया, राइट, C21 बन गया, राइट। अब यहाँ पर वापस मैट्रिक्स में जाओ, अगर मैट्रिक्स में जाओगे तो आपको दिखेगा C21, मतलब ये वाला पर्टिकुलर सेल हो जाएगा, C2 का ये पर्टिकुलर सेल हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है 8 है, राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, 8 इक्वल्स टू 0 प्लस V1, तो V1 कितना आया 8, सिंपल एज दैट, मिल गया। अब वैसे U2 और V4 ये सोल्यूशन है, तो V2 कितना आएगा, ऑब्वियसली ये 0 है तो जितना CIJ रहेगा उतना ही V2 आएगा, तो कितना आ गया 4 आएगा। इसका भी आप सैम्पल कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। सेकंड रो था तो I इक्वल्स टू 2, सेकंड कॉलम था तो J इक्वल्स टू 2, तो CIJ I और J की जगह 2 2 रखा मैंने, तो C2 बन गया इक्वल्स टू U2 प्लस V2, बिकॉज UI प्लस VJ है, मतलब I की जगह 2 रखना है, J की जगह 2 रखना है, ठीक है। U2 की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम की थी, V2 मुझे कैलकुलेट करना है, और जैसे आपको पता है कि C22 ये जो पर्टिकुलर सेल है इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 4, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा 4, तो V2 कितना आया 4। लाइकवाइज ये सारे कैलकुलेशन जो हमें परफॉर्म करना है, ये सिंपल है। यहाँ पर अब मैं इसी मेथड से जो है यहाँ पर V3 निकालूंगा। अब देखते हैं V3 कितना आ जाएगा, सिंपल है 3 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, आ गया 3। आप 3 का भी कैलकुलेशन देख लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से अपन कैलकुलेशन किए, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो V1 V2 V3 मिला है। अब इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इसमें कोई एलोकेशन है क्या, यस, यहाँ पर एलोकेशन है 250 का, और इसको करस्पॉन्डिंग U1 की वैल्यू अभी तक मुझे कैलकुलेट नहीं हुई है, मैंने कैलकुलेट नहीं की है, तो अब जो है मैं U1 कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ, राइट।
अब यहाँ पर आई की वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी, ये वाली, क्योंकि इस रो को करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ, और जे की वैल्यू भी 1 रहेगी। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। ये 8 है, सी आई जे की वैल्यू 5 है, सी आई जे की वैल्यू 5 है, तो 8, ये वी जे जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब U1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3। तो लेट अस चेक, आ गया -3। एक बार इसका सैम्पल कैलकुलेशन देख लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट रो था इसलिए i = 1, j = 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम था। C11 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 थी, इक्वल्स टू UI, i की वैल्यू 1 है तो U1 बन जाएगा, प्लस VJ, j की वैल्यू 1 थी तो V1 बन जाएगा। V1 था अपना 8, C11 था 5, तो U1 कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 8, दैट इज आंसर इज -3, राइट। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। यहाँ पर तो कोई स्कोप नहीं है, ऑलरेडी ये निकल चुका है, और दूसरा कोई यहाँ पर या यहाँ पर अलोकेशन नहीं है। यहाँ पर चलते हैं V3 में जो है यहाँ पर अलोकेशन हुआ है, इसका मतलब मैं यहाँ पर U3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो चलो ट्राई करते हैं फिर से। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 है, V3 3 है। अब इस रिलेशन में देखो 5 माइनस VJ की वैल्यू कितनी 3 है, तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा इक्वल टू साइन के इधर, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब U3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। तो चलो देखते हैं, राइट, 2 मिल गया। चलो इसका भी एक बार आप सैम्पल कैलकुलेशन देख लीजिए। ठीक है, थर्ड रो था इसलिए i = 3, थर्ड कॉलम था इसलिए j = 3, C3 5 थी वैल्यू, U3 + V3, आंसर आया 2 लाइकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर जो है मुझे U2 की वैल्यू मिली है, U3 की वैल्यू मिली है, सॉरी, तो इसको करस्पॉन्डिंग इस रो में कोई एलोकेशन हुआ है, यस यहाँ पर हुआ है, और फाइनली मुझे सिर्फ यहाँ पर ही V4 निकालना है, तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। यही रिलेशन देखो, CIJ = UI + VJ, CIJ 0 है, UI की वैल्यू 2 है, तो UI जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2। इसका मतलब V4 का आंसर कितना आना चाहिए, -2। सैम्पल कैलकुलेशन भी देख लीजिए आप, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। तो इस तरह का जो है सैम्पल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलो नाउ गो बैक टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये हो गया UI और VJ की वैल्यू निकालने की। अब नेक्स्ट जो रहता है DIJ निकालना पड़ता है, और DIJ का रिलेशन जो रहता है CIJ = UI + VJ, ये रिलेशन होता है। DIJ = CIJ - UI + VJ, ये रिलेशन होता है। और इस रिलेशंस के हमें, इससे DIJ का मतलब होता है कॉस्ट डिफरेंस, या फिर उसको दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। और ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, DIJ की वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेल्स के लिए निकाली जाती है, यानी कि जैसे ये सेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, देन ये, राइट, इन्हीं के लिए एम्प्टी सेल्स, या फिर उसको नॉन बेसिक सेल्स बोला जाता है, उन्हीं के लिए जो है DIJ की वैल्यू निकाली जाती है। अब सबसे पहले तो DIJ का थोड़ा सा मीनिंग समझ लो आप। DIJ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये कि ये कॉस्ट हमें बताने वाली है कि एग्जैक्टली कहाँ पर जो है तुम्हारे जो सोल्यूशन है उसको इम्प्रूव होने का स्कोप है। अब DIJ के कुछ रूल्स रहते हैं। DIJ की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा भी आ सकती है, 0 के इतनी भी आ सकती है, और 0 से कम भी आ सकती है। तो ये तीनों जो पैरामीटर्स है उनका अपना अपना महत्व है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो DIJ यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, मतलब 0 से बड़ी का मतलब सारी की सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो सोल्यूशन, करंट सोल्यूशन जो है आपके पास अवेलेबल, वही तुम्हारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मीनिंग ये होगा कि करंट फिजिबल सोल्यूशन की जो आंसर है वही तुम्हारी ऑप्टिमल रहेगी, इसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, ये मीनिंग होता है। ठीक है, अगर DIJ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो सारी की सारी DIJ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है। अब DIJ की वैल्यू मुझे इस पर्टिकुलर इसमें कहाँ मिलने वाली है, एक तो यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ, देन यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर ये सारे के सारे जहाँ पर मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वहाँ पर अगर DIJ की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव अगर आती है, इसका मतलब जो करंट सॉल्यूशन है, इसको करस्पॉन्डिंग जो करंट सॉल्यूशन, आई थिंक इट वाज 3350, वही सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है। उस सॉल्यूशन में किसी भी तरह का फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उसकी दूसरी केस ये रहती है, अगर मान के चलो DIJ की एक भी वैल्यू इक्वल टू 0 आई है, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव
ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मीनिंग समझ लो। यहाँ पर देखो ये सब जो है अलोकेशन से पॉजिटिव, अगर यहाँ पर जो डी की वैल्यूज़ मिल रही है इन पर्टिकुलर सेल्स में, ये पर्टिकुलर सेल्स में जो डी की वैल्यू है, इनमें से 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है, 6 में से एक सिंगल वैल्यू भी अगर ज़ीरो मिलती है डी की इन पर्टिकुलर सेल्स में, एम्प्टी सेल्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि तुम्हारा जो आंसर है वो चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा आंसर 3350 रुपीज़ है तो वही रहेगा, बट ये जो पॉजिटिव अलोकेशन दिख रहे हैं ना 250 50 200 50 150 150, इनमें से मैं बोल रहा हूँ इनमें से कुछ पॉजिटिव अलोकेशन की सिर्फ पोजीशन चेंज हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि ये 150 उठकर यहाँ चला आए, हो सकता है ये 50 उठकर यहाँ चला आए। इस तरह की जो है पॉजिटिव अलोकेशंस की जो पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, वो चेंज हो सकती है, बट जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो चेंज नहीं होगा। उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ये कभी कभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राइट, गेट में वगैरह कभी ऐसी चीज़ें पूछती है कभी कभी, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डी की एक भी वैल्यू अगर 0 से कम आती है, ठीक है, एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब वहाँ पर तुम्हारे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने का स्कोप है। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लो एक बार क्या होता है। तो अब ये मेरे पास सेल है एम्प्टी, इसके लिए मैं डी निकालने वाला हूँ ये सेल्स के लिए। मान के चलो इन 6 सेल में से कहीं पर भी अगर एक बोलो या एक से ज़्यादा बोलो, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इनफैक्ट -1 भी आती है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा सॉल्यूशन इंप्रूव होने के चांसेस है। लेटेस्ट से मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर जो है -1 आने वाला है, तो यहाँ पर -1 आने के बाद अपन एक प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद मान के चलो यहाँ पर जो अलोकेशन हुआ है वो 100 का हुआ है, तो 100 × -1 कितना होता है -100, तो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है उतने से कम होगा। यानी कि समझ लो तुम्हारा इनिशियल सॉल्यूशन 3350 का है, और यहाँ पर -1 मिला मुझे डी की वैल्यू, और बाद में प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पर 100 का अलोकेशन हुआ है, मतलब 100 × -1 कितना होता है -100, तो 3350 -100 यानी कि 3250, ये तुम्हारा नेक्स्ट आंसर रहेगा। ये उसका सिग्निफिकेंस होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखने लायक ये है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा डी की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है। समझ लो यहाँ पर -2 मिल गई और यहाँ पर -1 मिल गई, तो ध्यान में रखना जो मोस्ट नेगेटिव यानी कि लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसको आपको चूज़ करना है, क्योंकि डी की वैल्यू लार्जेस्ट नेगेटिव आने का मीनिंग ये होता है कि उतने मल्टीपल से जितने भी उस पर्टिकुलर सेल में अलोकेशन होने वाले हैं, उतने मल्टीपल से, जैसे -2 यहाँ पर आया है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय जितना अलोकेशन हुआ है उतने अमाउंट से या उतने पर्टिकुलर वैल्यू से तुम्हारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या जो भी इनिशियल सॉल्यूशन है या करंट सॉल्यूशन है वो कम होने वाला है। जैसे मान के चलो यहाँ पर -2 आई है और 100 का अलोकेशन हुआ है इस सेल में, तो 100 × -200 होता है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन तुम देखोगे कि 200 से कम हो चुका है। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। बहुत मतलब ये चीज़ है आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आई होप कि मैंने जो बताया है वो आपको सब क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी डी कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है डी की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मैंने कहा कि नॉन बेसिक सेल्स या फिर एम्प्टी सेल्स के लिए निकाला जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा। अब सिंपल सी बात है, क्या करना है, इस सेल को करस्पॉन्डिंग जो UI है और जो VI है, इन दोनों का सबसे पहले तो सम कर दो। -3 + 4 कितना आता है 1, बराबर है। अब इस 1 को जो है इस CIJ की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 - 3 कितना आता है 1 होता है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो आंसर मिलेगा तुम्हारा वहाँ पर 3। ठीक है, अब इसका एक बार आप ये देख लो, कैलकुलेशन देख लो इस तरह का। ठीक है, सेम है डी की वैल्यू। फर्स्ट रो था इसलिए i = 1 रखा, सेकंड कॉलम था इसलिए j = 2 रखा। तो यहाँ पर i और j की वैल्यू 1 2 रखता हूँ तो ये बन जाएगा d12 = CIJ है तो C12 बन जाएगा, माइनस i की वैल्यू 1 है तो UI बन जाएगा U1 और j की वैल्यू 2 है तो VJ बन जाएगा V2, राइट। अब वापस चलते हैं उसी सेल में। अब देखो इस पर्टिकुलर सेल में CIJ की वैल्यू कितनी है 4 है, राइट। U1 की वैल्यू कितनी है -3 है, V2 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यही वैल्यू जो है मैंने वहाँ पर पुट की है। यू कैन सी, देखो U1 की वैल्यू -3 थी तो यहाँ पर मैंने -3 रख दिया,
V2 की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दिया, और Cij की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दिया। तो 4 माइनस माइनस 3 प्लस 4, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। फिर 4 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3। इतना सिंपल कैलकुलेशन होता है, राइट। अब मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन भी आपको वैसे बता दूंगा। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पर वैसे ही है, यहाँ पर मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर सेल में Cij की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 3 और ये 3, मतलब -3 + 3। क्यों? क्योंकि इस सेल को करस्पॉन्डिंग U1 की वैल्यू -3 है, इस सेल को करस्पॉन्डिंग V3 की वैल्यू 3 है। सबसे पहले दोनों का सम करो, क्योंकि फॉर्मूले में दिया है कि इनका सम करना UI + Vj का, तो इनका सम 0 आता है, राइट। तो Cij की वैल्यू 3 है ये वाली, तो Cij में से अगर यानी कि 3 में से 0 माइनस कर दो तो आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ऑब्वियसली। तो चलो यहाँ पर 3 रख देते हैं। तसल्ली के लिए आप जो इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो था इसलिए I = 1 और थर्ड कॉलम था J = 3, ठीक है। U1 -3 था, V3 3 था, C13 3 था, तो आंसर आया 3। बस यही सब करना है। अब इसमें देखते हैं, अब मैं आपको अभी ये जो कैलकुलेशन है वो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फाइनली एक बार आप देख लेना। अब एक थर्ड में चलते हैं। Cij की वैल्यू 0 है, इसको करस्पॉन्डिंग U1 की वैल्यू -3 है और V4 की वैल्यू -2। दोनों का सम करो कितना होता है, -3 - 2 -5 हो जाएगा, और -5 को 0 में से माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली +5, राइट। सिमिलरली अभी इस पर्टिकुलर सेल के लिए निकालते हैं, राइट। यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग U2 0 है और V4 -2 है, ठीक है। तो 0 + -2 कितना होता है, -2, और 0 में से -2 गया कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये फिर से बन जाएगा 2, तो आंसर आ गया 2। अब यहाँ पर देखते हैं इस पर्टिकुलर सेल में, अब इस सेल को करस्पॉन्डिंग U3 जो है वो 2 है और V1 जो है वो 8 है, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 9 है, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले इनका और इनका सम कर लो। 8 + 2 होता है 10। अब 10 को इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि 9 में से माइनस कर दो, 9 में से माइनस कर दो, तो 9 - 10 कितना होता है, -1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में आंसर कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली -1। चाहो तो मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए थर्ड रो था इसलिए 3, फर्स्ट कॉलम था इसलिए J = 1, सो D31 बन जाएगा C31 - U3 + V1। C31 का वैल्यू कितना था उस पर्टिकुलर सेल में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 9 था, माइनस U2 की वैल्यू उस करस्पॉन्डिंग सेल को थी 2 और V1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग सेल को 8 थी। तो 2 + 8 होता है 10, और 9 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करता तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते, इसका भी निकाल लेते। इस पर्टिकुलर सेल को क्यों छोड़ेंगे, इसको भी निकाल देते अपन। इस सेल को करस्पॉन्डिंग U3 है 2 और V2 है 4, तो 2 + 4 6 हो जाता है। 7 में से 6 माइनस करो तो आंसर कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था कि Cij की वैल्यू चूज करो कि नेगेटिव आई है या 0 आई। ये तो प्लस आई है, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्लस है। यहाँ पर नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो एक ही नेगेटिव वैल्यू आई है जो कि -1 है। तो मुझे इस सेल को चूज़ करना पड़ेगा और उसमें जो है पॉसिबल अलोकेशंस करने पड़ेंगे, बट अलोकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए एक रूल होता है, एक प्रोसीजर होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो है अलोकेशन पॉसिबल है, इस पर्टिकुलर जहाँ पर मैंने एक स्क्वायर किया वहाँ पर अलोकेशन पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पर मैंने ये बॉक्स किया है ना ब्लू कलर का, वहाँ से आपको जो है लूप बनाना स्टार्ट करना है। और ध्यान में रखना लूप जो है एम्प्टी सेल यानी कि जहाँ पर Dij की वैल्यू नेगेटिव मिली है, मोस्ट नेगेटिव मिली है, वहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है। एंड दैट लूप मस्ट बी और दैट सेल मस्ट बी फॉलोड बाय, उस सेल के बाद जितने भी लूप में सेल्स आएंगे वो सारे के सारे अलोकेटेड होने चाहिए, राइट। अब देखो अलोकेटेड सेल कैसे होता है और कैसे लूप फॉर्म होता है हम देखेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया -1 वाला जो सेल है जहाँ पर मुझे Dij की वैल्यू -1 मिली है, वहाँ से मैं लूप स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये लूप स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर भी जा सकता था, मतलब इस 150 तक भी जा सकता था इसको बाईपास करके, बट ये जो लूप बनता है इसमें ध्यान में रखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से अल्टरनेट जो है लाइंस आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये लाइन लेके जाता
तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ भी अलोकेशन नहीं है। और मैंने कहा था कि ये जो लूप बनता है वो लूप हमेशा अनऑक्यूपाइड सेल्स या फिर एम्प्टी सेल्स या जिसे हम नॉन बेसिक सेल्स बोलते हैं, जहाँ पर डी की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव आई है, वहाँ से लूप स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो भी लूप्स में सेल इन्वॉल्व होंगे उसमें पॉजिटिव अलोकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया, क्योंकि उसके ऊपर एक अलोकेशन दिया है, इसके ऊपर जो एक अलोकेशन दिया है, इसका मतलब मैं ऊपर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये 50, उसके बाद देखो पहले हॉरिजॉन्टल से शुरुआत की थी, फिर वर्टिकल किया, अब वापस से मुझे हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा दिस वे, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर बीच में अगर कोई अगर अलोकेटेड पॉइंट आता है या अलोकेटेड सेल आता है तो उसको आप बाईपास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। एंड फाइनली लूप जो है हमेशा एक साइकिल में होता है, तो वापस जो है उसी पे आएगा दिस वे। तो इसको मैं बोलूँगा क्लोज लूप। अब ये करने के बाद अब यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ इतने पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स का जो पार्ट है इसको मैं चूज़ करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा, और सॉल्व करने के बाद मैं वापस इस मैट्रिक्स में उसको फिड अप कर दूंगा, ठीक है। अब इसको चूज़ करते हैं, अब इसको प्रोसीजर कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, किस तरह से जो है चेंज किया जाता है, ठीक है। देखो उतना ही सेल किया मैंने, आप देख सकते हो 50 250, देन -1, देन 1 150। एक बार वापस से चेक कर लो, 50 250 -1 1 150। आप चाहो तो इस पर भी क्रॉस चेक कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 843,975 की है 843,975। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, जहाँ से आपने लूप स्टार्ट किया या जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई है, सबसे पहले वहाँ पर पॉजिटिव साइन पुट कर दो आप लोग, लाइक दिस। उसके बाद अल्टरनेटली नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इस पर्टिकुलर लूप के 4 ही कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा फाइनल ये है। जहाँ पर नेगेटिव डी की वैल्यू आई थी वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव पुट करने के बाद, चाहो तो आप इस वे से जा सकते हो, ऐसे चाहो तो आप इस वे से जा सकते हो, बट रूल यही बोलता है कि जाही से भी जाओ आप, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, देन अगेन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आपको अल्टरनेटली यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव यूज़ किया है, तो एक तो मैं यहाँ पर जाऊँगा या फिर यहाँ पर जाऊँगा। तो चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज में चलता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव पुट करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव पुट कर देता हूँ 150 वाले सेल में, देन फिर पॉजिटिव, देन फिर नेगेटिव, ठीक है। इस सेल में जो है, ये जो बीच में जो इंटरमीडिएट सेल है ना, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। इस सेल के बारे में जो है आपको सोचना नहीं है, क्योंकि वो लूप में नहीं है, उसको अपन ने बाईपास कर दिया था। लूप के लिए अपने पास ये एक कॉर्नर का लूप है, ये एक दूसरा है पॉइंट लूप का, एक तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। इन 4 ही वैल्यूज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद ये जो कॉर्नर वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, ये 150 है, ये 150 है, ये 50 है और ये 50 है। आपको जो है सबसे छोटी वैल्यू चूज़ करना है और वहाँ से छोटी वैल्यू चूज़ करना है जिस पर्टिकुलर कॉर्नर पे मैंने माइनस यानी कि नेगेटिव साइन पुट किया है। अब नेगेटिव साइन मैंने एक तो यहाँ पुट किया है इस सेल में या फिर यहाँ पुट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 और 150 में सबसे छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली 50 है। तो मुझे क्या करना है, इस छोटी सी वैल्यू को यानी कि इस 50 को मुझे चूज़ करना है, और जहाँ पर लूप के कॉर्नर पे मैंने प्लस साइन पुट किया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा 50 और इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगा 50। यहाँ पर नेगेटिव आया तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो ये बन जाएगा 50। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ से 50 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 100। यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया है मैंने, तो ये 50 में 50 ऐड कर दूंगा तो 100 बन जाएगा, और ये 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आने चाहिए 50, यहाँ पर आने चाहिए 100, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 0। तो देखते हैं सॉल्यूशन अपन, ठीक है। ये एज इट इज़ है। अब देखो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 100 राइट, इस तरह का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू को मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आप देख सकते हो, पहले प्रॉब्लम में मेरा यहाँ 50 था, ठीक है राइट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अब यहाँ से 50 हट गया और यहाँ पर 50 आ गया है। यहाँ पर सिर्फ 50 था बट अब 100 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 150 था तो 100 आ गया है।
बट फाइनली अगर आप क्रॉस चेक भी करोगे तो आपको कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा। देखो इस रो का समेशन कितना है, 250 का है। ओके, इसका कितना है, 300 आना चाहिए, 200 प्लस 100 300, इसका भी 300 आना चाहिए, तो 50 प्लस 100 150, देन प्लस 150 300, 250 प्लस 50 300, ओके, 200 200, 100 प्लस 100 200, डिमांड भी 200 है, 150 150। इसका मतलब कुछ फर्क पड़ा सप्लाई और डिमांड पे, कुछ भी नहीं पड़ा। सो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। अब ये होने के बाद वापस से मुझे यू आई और वी जे की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर यू आई और वी जे की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, मतलब सैम्पल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, मैं डायरेक्ट आपको ओरली बता देता हूँ, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो यू आई और वी जे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो निकालने से पहले अपन देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितनी है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, येस 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3, येस 100 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 50 मल्टीप्लाइड बाय 9, येस 50 मल्टीप्लाइड बाय 9, देन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऑफ कोर्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड फाइनली 150 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आंसर कितना आया यहाँ पर, आंसर जो आया है वो आया 3300। अगर आपको याद होगा जब मैंने DIJ का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था तो आपको मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर सेल में लेटर से -1 अगर आता है और उसमें अलोकेशन अगर 100 का है तो 100 से ही सॉल्यूशन कम होगा। पर देखो इस पर्टिकुलर सेल में कितना आया था, -1 आया था और अलोकेशन कितना हुआ 50, तो -1 इंटू 50 कितना होता है, -50। तो 3350 में से 50 माइनस करो तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 3000 आया बरोबर। तो ये जो होता है इसका समझने का तरीका होता है, तो इस वे से जो आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पता है या जो भी जनरली नहीं दी रहती है कई बार, वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा सेम मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ किया है। अब यहाँ पर वापस से UI और VJ निकालते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो मुझे सोल्यूशन मिला है 3300 का, हो सकता है ये ऑप्टिमल ना हो या हो सकता है ऑप्टिमल भी हो, बट वो मुझे बताएगा कौन, जब मैं सेकंड इटरेशन करूँगा, ठीक है। तो ये सेकंड इटरेशन में मैं UI की वैल्यूज़ निकालता हूँ, ठीक है, और VJ की निकालता हूँ। अब वापस से वही चीज़ आ जाती है जो प्रॉपर्टीज़ थी, सबसे पहले डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है चेक करना पड़ेगा। तो m प्लस n माइनस कितना है, m प्लस n माइनस 6 है, और अलोकेशन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब m प्लस n माइनस 1 दैट इज़ नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, वो एग्जैक्टली 6 आ रहे हैं, और तुम्हारा जो पॉजिटिव अलोकेशन है वो भी 6 है। इसका मतलब ये नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है। अलॉन्ग विद दैट आप चाहो तो लूप फॉर्म करने की कोशिश करो कैसे भी, तो लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब सारे के सारे पोजिशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब वापस से मैं इटरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चलो UI निकालते हैं और VJ निकालते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने अच्छे से डिस्कस किया है तो आपको आइडिया आ गई है। जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलोकेशन हुआ है उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप चूज़ करो। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अलोकेशन यहाँ पर हुआ है, तो मैं यहाँ पर U3 की वैल्यू 0 कंसिडर करूँगा। पिछली इसमें U2 की थी क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अलोकेशन थी उसका रो में, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो U3 0 किया, तो U3 की वैल्यू 0 होने के बाद देखो इस करस्पॉन्डिंग रो में यहाँ पर अलोकेशन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब इस सेल को करस्पॉन्डिंग V1, इस सेल को करस्पॉन्डिंग V3 और इस सेल को करस्पॉन्डिंग V4 में इजीली निकाल सकता हूँ। तो ये कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है 9 आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर 0 आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलो निकाल लेते हैं। 9 आ गया, देन 5 आ गया, देन 0 आ गया। अब देखो, अब ये V1 पे अगर मैं चूज़ करता हूँ तो V1 के कॉलम में यहाँ अलोकेशन हुआ है, इस V1 के कॉलम में यहाँ अलोकेशन हुआ है। इसका मतलब इसको करस्पॉन्डिंग मैं U1 भी निकाल सकता हूँ। चलो वो निकाल लेते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया, अज्यूम करता हूँ। तो ऑब्वियसली U1 -4 आएगा, सिंपल सी बात है। CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ होता है। CIJ 5 है यहाँ पर, CIJ जो है यहाँ पर 5 है, तो 5 में से 9 माइनस कर दो तो -4 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद ये V5 निकाला है, ये V5 का आंसर है हमारे पास। तो V5 को करस्पॉन्डिंग कॉलम में यहाँ लोकेशन है, इसका मतलब मैं U2 आराम से निकाल सकता हूँ। तो कितना निकलेगा, सिंपल है। CIJ में से
वीजे माइनस कर दो, मतलब 3 में से 5 हो गया, कितना आएगा -2 एग्जैक्टली। ठीक है, ये आ गया। अब बचा है ये। अब देखो U2 की वैल्यू मिलने के बाद इस करस्पॉन्डिंग रो में यहाँ पर अलोकेशन है और इसी पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग V2 अभी तक बचा है, तो सिंपल ये निकाल लेते। 4, ये -2 है तो उधर जाने के बाद प्लस बन जाएगा, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जाने के बाद प्लस बन जाएगा, मतलब कितना आएगा 6 आ गया, राइट। तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। अब निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू जैसे आपको पता है कि जहाँ पर भी अलोकेशंस नहीं हुए हैं, मतलब नॉन बेसिक सेल्स जो रहते हैं, यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ निकालना पड़ता है। मतलब इतने सेल्स में, इतने 6 सेल्स में जो है मैं DIJ की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं मुझे इस पर्टिकुलर सेल में निकालना है। अब सेल को करस्पॉन्डिंग U1 की वैल्यू -4 है, V2 की वैल्यू 6 है, तो 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है। तो CIJ -2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 - 2 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, मैं ओरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसके सैम्पल्स नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से अपना हो चुका है प्रीवियस स्लाइड पे, राइट। अब सेकंड सेल पे मूव करते हैं, C1 वाले सेल पे, यानी कि इस सेल पे मूव करते हैं। इसको करस्पॉन्डिंग U1 जो है -4 है और V3 जो है 5 है, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो बचा कितना 2, तो अगेन 2 आएगा। अब उसके नेक्स्ट सेल में चलते हैं, डमी वाले सेल में 0 है, उसको करस्पॉन्डिंग U1 -4 है एंड V4 0 है, तो 0 -4 -4 हो जाएगा, और CIJ जो कि 0 है, 0 माइनस ऑफ 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +4। अब नेक्स्ट चलते सेकंड रो के फर्स्ट सेल में, मतलब 2A सेल में, यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा क्योंकि उसको करस्पॉन्डिंग जो U2 और V1 की वैल्यू जो है -2 और 9 है, तो -2 9 7 हो जाता है, और 8 - 7 बन जाएगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल में, यानी कि इस सेल में। इस सेल में करस्पॉन्डिंग U2 -2 है और V2 4 है, सॉरी V4 जो है 0 है, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा -2। सो 0 माइनस ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो आखिरी बचा हुआ सेल है, यहाँ पर देखते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग U3 0 है और V2 6 है, तो 6 + 0 हो जाएगा 0, 7 - 6 ऑब्वियसली 1। अब यहाँ पर देखो DIJ की सारी जो वैल्यूज़ मिली है मुझे, वो सारी की सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 मिली है, मतलब सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली है। इसका मतलब मेरा जो अवेलेबल या करंट सॉल्यूशन जो है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है जिससे मुझे आंसर 3300 मिला था, वो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इसमें मैं पुट कर देता हूँ सिंपल, सारे के सारे DIJ की वैल्यूज जो है पॉजिटिव आई है, मतलब ग्रेटर देन 0 आई है, तो मैं यहाँ पर इटरेशन को टर्मिनेट करूँगा, और जो मेरा करंट सॉल्यूशन था उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए जो कि 3300 रुपीज़ का था, वही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा। और जैसे कि DIJ की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये इम्प्लाइज कर रही है कि कोई भी फर्दर स्कोप नहीं है सॉल्यूशन के इम्प्रूवमेंट में, तो यही सॉल्यूशन मेरा फाइनल रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और यहाँ पर जो है मैंने वही चीज़ रिपीट की है, टोटल कॉस्ट की जो लास्ट इसमें अपन ने किया था वही किया, क्योंकि कोई भी पोजीशन या लोकेशन जो है पॉजिटिव अलोकेशंस का वो चेंज नहीं हुआ है, तो आंसर वही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि ₹3300 का है वो अचीव होता है। सो दिस इज़ द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और मोदी मेथड। इस मेथड में UI और VJ की वैल्यूज निकालते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज UV मेथड। So this is all about the modified distribution method. Thank you friends. Thank you so much.